पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा होती है जिसे अगर कोई अपनी साधना से खुश कर दे तो उसकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन अगर कोई छोटी सी भी गलती कर दे तो इस जन्म में ही नहीं, अगले 100 जन्मों तक भी उसे भयानक दुख, दर्द और पीड़ा सहनी पड़ती है। आज की कहानी बंगाल के अर्जुन ने हमारे साथ साझा की है। यह डरावना हादसा उनके दोस्त पंकज के साथ हुआ था। इस हादसे के बाद पंकज अपनी जान नहीं बचा सका और मानव शरीर को छोड़कर एक अन्य योनि में चला गया। प्रेत योनि में भटकते हुए उसने अपनी यह कहानी अपने खास दोस्त अर्जुन के साथ साझा की थी। जब पहली बार अर्जुन के सामने पंकज इस रूप में आया तो अर्जुन बहुत डर गया था। यह सामान्य बात है। अगर आपके सामने अचानक कोई भूत प्रेत आ जाए तो डर लगना स्वाभाविक है, चाहे वह आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। लेकिन समय बीतने के साथ अर्जुन उसके साथ सामान्य होने लगा। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अब तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। जो लोग ये कहानी सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि आखिर में मैं अपने वफादार दोस्तों के नाम ले सकूं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो वह मुझे जरूर शेयर करें। अब मैं आपको पूरी कहानी अर्जुन के दृष्टिकोण से सुनाने जा रहा हूं, जैसा उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन हूं। मेरे दोस्त पंकज को गुजरे काफी समय हो चुका है और मैं हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने अपने आखिरी दिनों में इस तरह की हरकतें शुरू कर दी थीं। फिर एक दिन वह मेरे सामने एक भयानक रूप में आया। काफी समय तक मुझे और मेरे घर वालों को यही लगा कि शायद कोई पराई आफत मेरे पीछे पड़ गई है। मैंने और मेरे घर वालों ने कई तांत्रिकों और बाबाओं के पास चक्कर काटे, कई ताबीज पहने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह मेरा दोस्त था, इसीलिए वह मुझे कभी परेशान नहीं करता था, बस अपने होने का एहसास करवाता था। जब मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हुई तो मैंने भी बाबाओं के पास जाना बंद कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने उसे पहचानना शुरू किया और धीरे धीरे उसके साथ सामान्य हो गया। तब उसने मुझे अपनी मौत की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी मेरे दोस्त पंकज की है। पंकज एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके परिवार में उसकी मां निर्मला, पिता भीम, भाई नीरज और छोटी बहन इंदु थे। कुल मिलाकर वे 5 लोगों का परिवार था। एक समय था जब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उनके घर के बाहर उधारी मांगने वालों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके पास इतना पैसा आ गया कि वे अमीर हो गए। उनके पास गाड़ी, बंगला और नौकर चाकर सब आ गए। उनका पूरा परिवार समृद्ध हो गया। आखिर यह सब कैसे हुआ, यह जानने के लिए आपको कहानी की शुरुआत से सुनना पड़ेगा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मेरा दोस्त पंकज अपने फाइनल ईयर में था, उसका भाई नीरज फर्स्ट ईयर में और उसकी बहन इंदु ने हाल ही में हाई स्कूल पूरा किया था। सिर्फ पंकज ही पढ़ाई में अच्छा था। पंकज के दोनों भाई बहन बस जैसे तैसे पास हो रहे थे। बहन का कहना था कि उसे बस बाद में चूल्हा चौका ही करना है, इसलिए पढ़ाई की उसे जरूरत नहीं है। वहीं भाई का मानना था कि कोई ना कोई नौकरी तो उसे मिल ही जाएगी, इसलिए उसे भी ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। लेकिन पिता के डर से दोनों ने बस जैसे तैसे अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर एक दिन अचानक उनके पिता की अकस्मात मौत ने सब कुछ बदल दिया। पंकज परिवार में सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि पिता के बाद सारी जिम्मेदारियां उसे ही निभानी थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और पंकज अपने पिता की सहायता के लिए पार्ट टाइम काम करता था। इसलिए उनके पिता की मौत के बाद परिवार की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि पंकज की कमाई से पूरे परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल था। शुरुआत में तो उनके सेविंग्स से घर चल रहा था, लेकिन पिता के जाने के बाद पंकज के भाई बहन पूरी तरह असमंजस में थे। माँ के लाड़ प्यार की वजह से वे ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन पंकज को हर दिन जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ रहा था। पंकज ने पढ़ाई छोड़ दी और एक फुल टाइम नौकरी शुरू कर दी। लेकिन उसके भाई बहनों के फालतू खर्चों की वजह से उसकी तनख्वाह बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। वे अक्सर माँ से पैसे मांगते थे और जब पंकज उन्हें कुछ कहता तो उल्टा उसे ही माँ की डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन छुट्टी वाले दिन पंकज घर पर खाना खा रहा था, तभी कुछ लोग घर में आ धमके और 5 लाख रुपए मांगने लगे। पंकज ने पहले उन्हें धमकाया कि वे कौन हैं और पैसे क्यों मांग रहे हैं। तब पता चला कि उसके छोटे भाई ने जुआ खेलना शुरू कर दिया था और 5 लाख रुपए हार गया था। पंकज ने जब भाई से बात की तो वह उल्टा पंकज पर चढ़ बैठा और कहा कि भैया, यह सब आपकी वजह से हुआ। उसके अनुसार जब पिता जीवित थे तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन अब हमें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
पंकज ने परिवार के लिए अपने सपनों की बलि दी थी और आज उसके छोटे भाई ने आरोप लगाया कि उसने कुछ नहीं किया। पंकज अभी तक इस स्थिति से उबर भी नहीं पाया था कि मां ने उसकी ही तरफदारी करते हुए कहा कि पंकज ही इस कर्ज का जिम्मेदार है और उसे इसे चुकाना ही पड़ेगा। 5 लाख रुपए का कर्ज चुकाना पंकज के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि उसकी तनख्वाह में परिवार का खर्च भी मुश्किल से चलता था। पंकज ने कर्ज चुकाने के लिए लोन लेने का सोचा, लेकिन बैंक वाले बिना गारंटी के इतना बड़ा लोन देने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसने 5% ब्याज पर लोन लेने का फैसला किया। लेकिन उसकी परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई। उसे परिवार की तंगी के लिए हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाता था। इसी दौरान उसकी बहन ने एक टूर के नाम पर पंकज से 20,000 रुपए मांगे। पंकज के पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने मना कर दिया। लेकिन मां ने उसे कहीं से भी उधार लेकर पैसे देने के लिए कहा। पंकज यह सब करना नहीं चाहता था, लेकिन परिवार की अपेक्षाओं के चलते उसे यह सब झेलना पड़ा। लेकिन उसके घर वालों ने उसका जीना हराम कर दिया था। पैसे ना देने पर वे पंकज को तरह तरह के ताने मारते थे, इसलिए मजबूरी में उसे कहीं से कर्ज लेना पड़ता था। अब नौबत ये आ गई थी कि पंकज कर्ज के बोझ तले दब चुका था। पंकज के दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन उसे उनके काइनेज से फोन आया। कहा गया कि उसके दोनों भाई बहन पूरी 3 महीने से काइनेज नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने फीस भरी है। उनकी हाजिरी इतनी कम है कि अब वे परीक्षा में नहीं बैठ सकते। इस पर पंकज को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह घर से हर महीने फीस ले जाते थे। इसके अलावा प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स के नाम पर भी हर महीने हजारों रुपए लेते थे। जब उसने इस बारे में बात करने के लिए शाम को घर आया, तो उसे पता चला कि उसकी बहन गर्भवती है। यानी कि वह काइनेज नहीं जाकर अपने प्रेमी से मिलती थी और फीस वाली सीटी बाकी पैसे भी उसी पर खर्च करती थी। इंदु से जब उसने सख्ती से बात की, तो उसे पता चला कि उसने जो 0 रुपए लेकर घर से गई थी, काइनेज ट्रिप का बहाना करके, वह अपने प्रेमी के साथ शिमला घूमकर आई थी। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई थी। उसने दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाया और अपनी बहन को मारने दौड़ पड़ा। लेकिन इसी दौरान उसकी मां और छोटा भाई आ गए। यह देखकर पंकज को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि आखिर क्यों इन दोनों को इतनी छूट दिया आपने। देख लिया ना, इतनी छूट देने का नतीजा, एक ज्वारीय है और एक ब्याहे पेट लेकर घर में बैठी है। अब जो करना है करो, लेकिन इसके लिए मुझे मत बोलना। मैं यहाँ दिन रात एक करके पैसा कमाता हूँ और ये दोनों गलत कामों में लगे हैं। काश पापा जिंदा होते, कम से कम उनके डर से ये दोनों हमारे घर की इज्जत सरेआम उछालने से पहले 100 बार सोचते। उसकी मां को पता चल चुका था कि अब पंकज के ऊपर सारा दोष डालना बेकार है, इसलिए उसने प्यार से कहा, देखो, अब इसे मारने से कुछ नहीं होगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। पंकज ने कहा कि इसका अबॉर्शन करवाकर इसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन तभी उसकी बहन बोली कि वह उसी से शादी करेगी जिससे वह प्यार करती है, वरना वह पूरी जिंदगी घर पर ही बैठी रहेगी। अब पंकज की मां ने भी प्यार से बोल दिया कि इसे जिससे प्यार है उसी से इसकी शादी करवा देते हैं, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। पंकज ने इस पर हाँ भर दी। अगले ही दिन लड़का अपने माता पिता के साथ वहां आया। उनका आदर सत्कार कर दोनों की शादी की बात की गई। लेकिन लड़के वालों ने एक गाड़ी, 5 लाख रुपए कैश, 2 तोले सोने के गहने और गृहस्थ का सारा सामान मांग लिया। अब इस पर पंकज कुछ बोलता, उससे पहले ही उसकी मां ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और फिर अगले महीने की 4 तारीख की शादी तय हो गई। लड़के वालों के जाते ही पंकज ने पूछा कि आखिर वे लोग 1 महीने में कैसे अरेंज करेंगे। इस पर उसकी मां ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह तू जान, आखिर तू उसका भाई है तो तुझे ही यह सब करना पड़ेगा। पंकज ने मना किया कि वह इतना पैसा इतने कम समय में अरेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मां ने उसे सख्ती से कहा कि यह पेट से है और जितना जल्दी हो सके इसकी ढोली उठ जानी चाहिए। अगर बाहर किसी को पता चला तो बिरादरी में हमारी थू थू हो जाएगी। इतने कम समय में इतना पैसा जुटाना नामुमकिन था। इसके लिए उसके भाई ने एक साधना बताई, योपी की जो थी कर्ण पिशाचिनी साधना। पंकज ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी साधना कोई मजाक नहीं है। लेकिन परिवार वालों का दबाव बढ़ने लगा कि कैसा भाई है, अपनी बहन के लिए थोड़ा सा दहेज भी नहीं जुटा सकता, जबकि हमने रास्ता भी बता दिया है। लगभग 10 दिन में भी पंकज को हर जगह से ना सुनने को मिली, तो उसने थक हार कर कर्ण पिशाचिनी साधना पूरी करने का निश्चय किया। इसके लिए उसका छोटा भाई एक अघोरी को लेकर आया। अघोरी ने पहले तो पंकज को समझाया कि यह रास्ता काफी कठिन हो सकता है, लेकिन परिवार वालों के दबाव में वह कुछ न बोल सका। अघोरी ने उसे कुछ मंत्र दिए और साधना का पूरा तरीका बताया। अगले दिन नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पंकज ने अपना सारा खाना पानी लेकर एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसे पूरे 11 दिन तक निर्वस्त्र रहना था, बिना लाइट जलाए।
उसे लगभग 11 दिनों तक इसी कमरे में रहना था, यहां तक कि अपना मलमूत्र भी वहीं त्यागना होगा। लेकिन कमरे में एक जगह दीपक जरूर जलता रहना चाहिए। उसी दीपक के आगे एक थाली पर सिंदूर से त्रिशूल बनाया हुआ था। पंकज को उस कमरे में हर रोज 1000 बार एक खास मंत्र का जाप करना था। पंकज हर रोज उस मंत्र का जाप करता रहा। जैसे तैसे उसके 4 से 5 दिन निकले, लेकिन अब जो उसे करना था उसके लिए उसे मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि अब वह काफी घिनौना था। इस साधना के अनुसार पंकज को मंत्र उच्चारण करते हुए अपना ही मल अपने शरीर पर लगाना होगा। अब वह इसमें काफी आग आ चुका था और पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि साधना को अधूरा छोड़ने पर घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पंकज ने जैसे तैसे हिम्मत करके अपना ही मल अपने जिस्म पर लगाया। यह सब उसे 5 दिनों तक करना था। इसी दौरान उसे कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसका मतलब था कि कर्ण पिशाचिनी उसकी साधना से प्रसन्न हो रही है, लेकिन उसे अब भी साधना जारी रखनी होगी। लगभग 5 दिनों तक करने के बाद अब बारी थी सबसे मुश्किल काम की, और वह था अपना ही मल खाना। पंकज को अब घिन तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने जैसे तैसे यह काम भी कर ही दिया। यह सब करने के बाद वहां एक युवती प्रकट हुई। युवती ने लाल साड़ी पहनी हुई थी और वह देखने में काफी खूबसूरत थी। उस युवती ने पंकज के कान में कहा, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं और अब से मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद पंकज ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसे इस तरह देखकर उसकी मां ने अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, काम हो गया ना? जी बोलकर पंकज नहाने चला गया। अब इसके बाद असली खेल शुरू हुआ था। पंकज लायन ट्री खरीदने गया और कर्ण पिशाचिनी से कल निकलने वाली लायन ट्री का नंबर पूछा। कर्ण पिशाचिनी ने उसे उसके कान में बताया। पंकज ने 1 करोड़ की लायन ट्री की टिकट ली और फिर घर वापस आ गया। अगले दिन उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी बात किसी से छिपी नहीं रह सकती थी, इसलिए यह बात आग की तरह फैल गई। जब लड़के वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने दहेज की रकम बढ़ाकर 50 लाख कर दी। उसकी मां इस पर भी मान गई कि चलो बहन को ही तो जा रहा है और पंकज और ले लेगा। खैर, सारा लेन देन पूरा होते ही उसकी बहन की शादी कर दी गई। लेकिन पंकज का व्यवहार अब काफी बदल गया था। उसके पास अब कर्ण पिशाचिनी थी और कर्ण पिशाचिनी को खुश रखने के लिए पंकज हर रोज तामसिक भोजन जैसे मीट, मछली और शराब का सेवन भी करने लगा था। सच कहूं तो पंकज के पास रातों रात इतना पैसा कैसे आया, यह सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैंने कई बार उससे इस बारे में पूछा, लेकिन वह कभी नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं भी इन सब में फंस जाऊं। खैर, पंकज जो कुछ भी पूछता, कर्ण पिशाचिनी उसे उसका जवाब उसके कानों में बता देती थी। कर्ण पिशाचिनी पंकज के साथ उसकी पत्नी की तरह रहती थी। कोई भी पंकज से ज्यादा देर बात करे, यह उसे बर्दाश्त नहीं था। खैर, पंकज को इससे भी कोई परेशानी नहीं थी। उनके पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना पुराना घर बेचकर शहर के एक पॉश इलाके में बड़ा बंगला खरीद लिया। लेकिन उनके भाई और माँ के फालतू खर्चे बहुत बढ़ गए थे। ऊपर से उनकी बहन को इतना सब देने के बावजूद भी वह अपने पति के साथ अक्सर वहां आती और मोटी रकम लेकर चली जाती। पंकज को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपने एक कमरे में पड़ा रहता था। एक दिन जब मैं उसके पास गया तो देखा कि उसकी माँ, बहन और छोटा भाई हंसी खुशी बैठकर बातें कर रहे थे, जबकि पंकज अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे में सिगरेट थी। मैंने उससे कहा, तूने अपना क्या हाल बना रखा है? तू पहले ऐसा नहीं था। अब पैसे आने के बाद तूने सबके साथ बोलचाल भी लगभग बंद कर दी है। तेरा परिवार बाहर बैठकर बातें कर रहा है और तू यहाँ अकेला है। चल, तू भी सबके साथ बैठ। वैसे भी यह सब तेरी ही कमाई का है, लेकिन तू तो सिर्फ शराब और सिगरेट में ही उड़ा रहा है। मेरी बात सुनकर पंकज को सही लगा और वह भी अपने परिवार के पास जाकर बैठ गया। उसके वहां आते ही वे तीनों चुप हो गए। पंकज ने इसका कारण पूछा तो उसकी मां ने साफ साफ कह दिया कि अगर वह हमसे ज्यादा बात करेगा तो कर्ण पिशाचिनी नाराज हो जाएगी, इसलिए उसे अपने कमरे में अकेला ही बैठना चाहिए। पंकज को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वह जानता था कि उसकी मां सही भी थी, इसलिए वह वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। अकेले रहने के कारण पंकज काफी परेशान रहने लगा था और इस वजह से शराब और सिगरेट का सेवन बढ़ा लिया था। मैंने कोशिश की कि उससे बातचीत करूं, लेकिन उसने मुझसे भी बात करना बंद कर दिया। मैंने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी अपने काम थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। पंकज के पास काफी पैसा था, लेकिन सुकून नहीं था। वहीं पंकज का परिवार उस पैसे को बहुत खुशी से खर्च कर रहा था, बिना यह जाने कि पंकज पर क्या बीत रही होगी। धीरे धीरे पंकज को समझ में आने लगा
कि उसका परिवार उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है। एक दिन उसने कर्ण पिशाचिनी से इसका कारण पूछा। कर्ण पिशाचिनी ने बताया कि यह पंकज की मां नहीं बल्कि उसकी चाची है। पंकज की मां जब वह छोटा था तब गुजर गई थी। फिर बाद में बीमारी की वजह से उसके पिता भी चल बसे। उस समय उनके पास 50 बीघा जमीन थी जो पंकज के पिता और चाचा में बराबर बांटी जानी थी। पंकज के पिता के गुजरने के बाद 25 बीघा जमीन पंकज की हो गई थी। लेकिन पंकज केवल 2 साल का था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसकी चाची, जिसे पंकज अपनी मां मानता था, ने उसे गोद ले लिया। उसकी चाची के पति खुश थे कि उनकी पत्नी परिवार का कितना ख्याल रखती है। चाची ने पंकज को मां और पापा बोलना सिखा दिया था। इसके बाद पंकज के पिता, जो पहले उसके चाचा थे, को शहर में नौकरी मिल गई और वे शहर चले गए। गांव में पंकज अपनी मां और छोटे भाई के साथ रह गया। पंकज की मां ने केवल जमीन के लालच में पंकज को गोद लिया था और उसे उससे कोई लगाव नहीं था। पति के जाने के बाद वह पंकज पर ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान देती थी। कभी कभार उनका पति आता और वह उनके साथ शहर जाकर रहने की जिद करती थी, क्योंकि गांव में अब उनका कोई रिश्तेदार नहीं बचा था। इसलिए उसकी चाची ने सोचा कि क्यों न पंकज की कुछ जमीन बेच दी जाए और शहर में घर और बाकी सामान खरीदा जाए। उनके पति को यह विचार ठीक लगा और उन्होंने पंकज की कुछ जमीन बेचकर शहर में घर खरीद लिया। पंकज को अपने पिता के रहते सब कुछ मिला था। वह पढ़ना चाहता था और उसके पिता ने उसे पढ़ाया, लेकिन छोटे भाई बहन पढ़ाई में कमजोर थे और कई बार फेल हो जाते थे। इस वजह से पंकज के पिता उन्हें डांटते थे। यह देखकर उसकी मां को पंकज पर गुस्सा आता था। जब पंकज के पिता का निधन हुआ तो उसकी मां अपने असली रूप में आ गई और पंकज पर सारी जिम्मेदारियां थोप दी ताकि वह आगे न बढ़ सके। अब पंकज के सामने यह सच था कि उसे कभी अपना परिवार समझा गया था। उन तीनों ने कभी उससे प्यार के 2 मीठे बोल भी नहीं बोले। उस दिन पंकज काफी रोया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अब खुद का और इस्तेमाल नहीं होने देगा। उसने अपनी मां, भाई और बहन को 1 पैसा भी देने से मना कर दिया। पंकज का यह रूप देखकर वे तीनों हैरान रह गए। पंकज की मां ने उसे कमजोर करने की कोशिश की और कहा कि उसके पिता नहीं है, तभी वह आज ऐसा कर रहा है। लेकिन पंकज ने साफ साफ कह दिया कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो वह कभी भी कर्ण पिशाचिनी की साधना नहीं करवाते। अब वे दोनों इतने बड़े हो चुके हैं कि अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं। इसलिए पंकज ने तय किया कि अब वह अपना खर्चा खुद उठाएगा। जब पंकज की बहन ने कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा, तो पंकज ने अपनी मां और छोटे भाई को कह दिया कि उसकी बहन अब इस घर में नहीं आ सकती। उसने लाखों रुपए देकर बहन की शादी कर दी और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। पंकज ने कहा कि अब अपने सगे बेटे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और अगर वे नहीं कर सकते तो उन्हें घर से निकल जाना चाहिए। इस पर उसकी मां और भाई ने फैसला किया कि पंकज को रास्ते से हटाना होगा ताकि उसके पास जितना भी पैसा है वह सब उनका हो जाए। कर्ण पिशाचिनी के होते हुए पंकज को मारना मुश्किल था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी हमेशा उसके साथ रहती थी। पंकज के भाई ने एक योजना बनाई कि कर्ण पिशाचिनी खुद ही पंकज की हत्या कर दे, लेकिन कर्ण पिशाचिनी को पंकज का पूरा ध्यान रखना पड़ता था और वह हर रोज उसे मांस और मदिरा देती थी। इसलिए कर्ण पिशाचिनी का पंकज पर क्रोधित होना मुश्किल था। फिर पंकज के भाई को एक आइडिया आया। उसे याद आया कि पंकज कॉलेज के समय एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन कभी उससे दिल की बात नहीं कह पाया था। उसने उस लड़की को ढूंढ निकाला जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी थोड़ी लालची थी और उसे पता चला कि पंकज उसे चाहता है, तो वह खुश हुई कि उसे शादी के लिए एक रईस आदमी मिल गया है। नंदिनी शाम के समय सज संवर कर पंकज के घर पहुंची। उसे देखकर पंकज के दिल में भावनाओं का सैलाब आ गया। नंदिनी ने कहा, कैसे हो पंकज? अब तो तुम इतने पैसे वाले हो गए हो कि मुझे भूल ही गए। मैंने हमेशा कहा कि तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ, लेकिन वह दिन कभी आया ही नहीं। मैंने सोचा मैं ही तुमसे अपने दिल की बात कर लूं। आई लव यू पंकज। यह सुनकर पंकज ने नंदिनी को गले लगाते हुए कहा, लव यू टू नंदिनी। दोनों ने काफी देर तक बातें की और फिर नंदिनी घर चली गई। नंदिनी के जाते ही कर्ण पिशाचिनी गुस्से से बोली, तुम्हें पता है ना कि मेरे साधक को पराई स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। पंकज कुछ कहता, इससे पहले ही कर्ण पिशाचिनी ने उसके कानों में जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। पंकज बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कर्ण पिशाचिनी नहीं रुकी। यह सिलसिला 2-3 दिन चलता रहा और अंत में थककर पंकज ने फांसी लगा ली। पुलिस ने मानसिक तनाव दिखाकर केस बंद कर दिया। अब पंकज के सारे पैसे उसकी चाची और भाई बहन के पास थे। पंकज को अब तक मुक्ति नहीं मिली थी। ऊपर से इस साधना के कारण वह एक प्रेत बन चुका था और अब वह अपने परिवार से अपनी मौत का बदला लेने के लिए आतुर था। एक रात
उसकी मां अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक पंकज की आवाज से उसकी नींद खुली। आंख खोलते ही उसने देखा कि पंकज कमरे के पंखे से उल्टा लटक रहा था। उसकी पूरी त्वचा सफेद हो चुकी थी और आंखों की जगह गड्ढे थे। वह भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए बोलने लगा, मां, मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बहुत परेशान किया था आपने मुझे। अब मेरी बारी है। पंकज को इस हालत में देखकर उसकी मां चीखते हुए वहां से भागी। वह सीधे अपने बेटे नीरज के कमरे में गई और दरवाजा पीटने लगी। थोड़ी देर में नीरज ने गुस्से में दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ मां? क्यों जानवरों की तरह दरवाजा पीट रही हो? उसकी मां डरते हुए बोली, पंकज की आत्मा मुझे परेशान कर रही है। नीरज ने आगे बढ़कर उनके कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर नीरज बोला, यह आपका वहम होगा। वहां कुछ नहीं है। सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। यह कहकर नीरज वापस अपने कमरे में चला गया। उसकी मां भी घबराते हुए अपने कमरे में पहुंची और पाया कि सच में वहां कोई नहीं था। शायद यह उनका वहम होगा, यह सोचकर वह दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अभी आंखें बंद किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका गला दबा रहा है। उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि पंकज का सफेद भयानक चेहरा उनके सामने था और वह भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए उनका गला दबा रहा था। निर्मला जी ने जोर लगाकर खुद को उससे छुड़ाया और फिर बाहर की ओर भागी। वह फिर से नीरज के कमरे का दरवाजा पीटने लगी। नीरज गुस्से में बाहर आया और पूछा, यह सब क्या है? सोने क्यों नहीं दे रही हो? निर्मला जी ने उसे बताया कि पंकज उनका गला दबा रहा था और अब वह वहां नहीं सो सकती। नीरज गुस्से में निर्मला जी के कमरे में गया। वहां किसी को न पाकर उसने चिल्लाते हुए कहा, वहां कोई भी नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। अब चुपचाप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। बेटे की डांट खाकर निर्मला जी वापस अपने कमरे में आकर लेट गई, लेकिन डर के मारे उनकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। उनकी आंखें बंद होते ही उन्हें अपने सीने पर एक बोझ महसूस होने लगा। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, पंकज का भयानक चेहरा उनके ऊपर था। पंकज भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए उनके ऊपर बैठा हुआ था। यह देखकर निर्मला जी ने याचना भरे स्वर में कहा, बेटा, तू मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रहा है? मैं तेरी मां हूं। मैंने तुझे पाला पोसा है। पंकज ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए पाला पोसा था। तुमने अपने सगे बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज किया और मेरी गलतियों को मेरे माथे मढ़ दिया। अगर तुम मेरी मां होती तो क्या तुम मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना करने को कहती? क्या तुम मेरी मौत का षड्यंत्र रचती? नहीं। तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा अब मैं तुम्हें दूंगा। यह कहकर पंकज ने फिर से उनका गला दबाने लगा। निर्मला जी ने जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू किया। यह सुनकर नीरज उठ गया और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। अब तक पंकज वहां से गायब हो चुका था। कुछ महिलाएं निर्मला जी को संभालते हुए पूछने लगीं, आखिर क्या हुआ जो आप इतनी रात को चीख रही हैं? निर्मला जी ने घबराते हुए कहा, मेरा बेटा मेरा गला दबा रहा था। यह सुनकर सभी लोग नीरज की ओर देखने लगे। नीरज भड़कते हुए बोला, मां, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब तुम्हारा गला दबाया? मैं तो अभी यहां इन लोगों के आने से थोड़ी देर पहले ही आया हूं। निर्मला जी कुछ बोल नहीं पाई। सभी लोग नीरज को समझाने लगे, वह तुम्हारी मां है और मां का सम्मान करो। उसने तुम्हें कितनी मुसीबतों से पाला है। क्या इस दिन के लिए कि बुढ़ापे में तुम ही उसे परेशान करोगे? अगर तुमने फिर ऐसी कोई हरकत की तो हम तुम्हें जेल में भेज देंगे। यह कहकर सभी लोग बिना निर्मला जी की बात सुने वहां से चले गए। नीरज को उन लोगों पर गुस्सा आया और उसने कहा, आखिर क्यों आपने ऐसा झूठ बोला सबके सामने? निर्मला जी ने उसे सफाई दी कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। पंकज उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। नीरज ने कहा कि अब चाहे जो हो जाए वह उनकी सहायता के लिए कभी नहीं आएगा। यह कहकर नीरज भी वहां से चला गया। अब निर्मला जी अकेली थी और डर के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने पूरी रात जागते हुए बिताई। अगले दिन निर्मला जी दिन में सोने लगी, लेकिन दिन में भी यही हुआ। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, पंकज उन्हें मारने की कोशिश करता था। आस पड़ोस के लोगों को लगता था कि नीरज उन्हें परेशान कर रहा है। जब यह सब बहुत बढ़ गया, तब आस पड़ोस वालों ने नीरज के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी कि वह अपनी मां को प्रताड़ित करता है। पुलिस ने नीरज को उठाकर खूब पिटाई की। लेकिन थोड़ी देर बाद निर्मला जी अपनी बेटी इंदु के साथ वहां आई और नीरज को छुड़वा लिया, यह कहकर कि नीरज ने ऐसा कुछ नहीं किया। नीरज पुलिस स्टेशन से भला चंगा आया, लेकिन अब वह लंगड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और वह निर्मला जी से गुस्से में था। उसने अपनी बहन से कहा कि वह मां को अपने साथ ले ले। वैसे भी उसे काफी पैसा मिला है, तो उसे मां की जिम्मेदारी भी उठानी होगी।
उसकी बहन निर्मला जी को लेकर अपने ससुराल आ गई। उसने सोचा कि कुछ दिन माँ वहां रहेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। निर्मला जी कुछ दिन अपनी बेटी के पास रही और पंकज ने एक बार भी आकर उसे परेशान नहीं किया। यह देखकर उसकी बहन को लगने लगा कि शायद नीरज ही निर्मला जी को परेशान कर रहा है। खैर, कुछ दिन बाद सास ससुर के कहने पर उनकी बहू निर्मला जी को वापस नीरज के पास छोड़ आई। यह सोचकर कि अब शायद निर्मला जी ऐसी हरकतें नहीं करेंगी, नीरज ने खुशी खुशी उन्हें अपने पास रख लिया। नीरज के पास आते ही पंकज ने निर्मला जी को दोबारा सताना शुरू कर दिया। पंकज हर रोज उन्हें मारने की कोशिश करता, लेकिन उनके प्राण निकलने से पहले उन्हें छोड़ देता, क्योंकि वह इतनी आसानी से उन्हें मारना नहीं चाहता था। जितना मानसिक कष्ट पंकज ने झेला था, उतना ही वह निर्मला जी को भी देना चाहता था। इन सब के कारण कुछ ही समय में निर्मला जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया और उन्हें मानसिक असाइलम में भेज दिया गया। नीरज की बहन इंदु निर्मला जी की इस हालत के लिए नीरज को जिम्मेदार ठहराने लगी। अब दोनों भाई बहनों में काफी लड़ाई होने लगी। इंदु के ससुराल वालों ने भी इसमें अपना फायदा देखा और दोनों के बीच और लड़ाई करने के लिए आग में घी डालने का काम किया। अब वे दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। लेकिन पंकज की आत्मा निर्मला को मानसिक असाइलम पहुंचाने के बाद नीरज और इंदु के पीछे पड़ गई थी। नीरज की आंख जैसे ही बंद होती, पंकज उसका गला दबाता, लेकिन इससे पहले कि उसकी सांस रुकती, पंकज उसका गला छोड़ देता। पंकज भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए कहता, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। वहीं इंदु के साथ भी पंकज यही करता। इतना ही नहीं, पंकज इंदु के ससुराल वालों को भी परेशान करता। पहले तो उन सभी को लगा कि शायद ये सब उनका वहम है, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन एक दिन जब इंदु का पति छत पर टहल रहा था, पंकज अचानक हवा में प्रकट हुआ। उसे अचानक देखकर इंदु का पति काफी घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, पंकज ने उसे उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। पंकज ने उसे सिर्फ 2 मंजिलों से फेंका था, इसलिए उसकी जान बच गई, लेकिन सिर पर काफी चोट आई, जिससे उसे 3-4 दिन बाद होश आया। होश में आते ही सबने उससे पूछा कि आखिर वह नीचे कैसे गिरा। उसने बताया कि पंकज ने उसे उठाकर नीचे फेंका था। यह सुनकर सभी की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी इंदु के ससुर किसी पंडित को लेकर घर आए ताकि घर में हवन किया जा सके। हवन के समय उन सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी हवन सामग्री की थाली गिर जाती, कभी हवन के प्रसाद में चूहा आ जाता, जिससे सारा प्रसाद अशुद्ध हो जाता। कभी हवन में इस्तेमाल होने वाला घी गिर जाता और हवन की अग्नि हर 2-4 मिनट में शांत हो जाती थी। इन सब से पंडित जी का संदेह बढ़ गया। खैर, जैसे तैसे हवन पूरा कर पंडित जी ने परिवार वालों को कुछ उपाय करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि उनके घर में बहुत भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। उसी वजह से उनका हवन विफल हुआ था। परिवार वालों ने सारे उपाय किए, जैसे घर के हर कोने में मंत्र उच्चारित करना, नींबू रखना, गुलाब की पंखुड़ियों को साफ पानी में डालकर छिपाना। जब पंडित जी ने देखा कि वह पानी जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाली गई थीं, स्याह काला हो चुका था और नींबू भी अंदर से लाल था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार पर कोई भयानक खतरा मंडरा रहा है, कुछ करना होगा, वरना यह बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यह सुनकर घर के सभी लोग घबरा गए। इंदु के ससुर ने पंडित जी से इसका समाधान पूछने के लिए कहा। पंडित जी ने बताया कि वे एक सामान्य पंडित हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, वह बहुत शक्तिशाली है। इसलिए उन्हें किसी तांत्रिक को ढूंढना होगा जो इस तरह की नकारात्मक शक्ति को काबू में कर सके। यह कहकर पंडित जी चले गए और अब उनका पूरा परिवार किसी तांत्रिक या पंडित को ढूंढने लगा जो उन्हें इस मुसीबत से निकाल सके। वे सभी इसी काम में लगे थे कि एक दिन खबर आई कि नीरज सीढ़ियों से गिर गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई। भले ही इंदु और नीरज में कितना भी झगड़ा हुआ हो, लेकिन वह इंदु का सगा भाई था, इसलिए उसने पुरानी बातों को भूलकर नीरज को अपने घर ले आया, क्योंकि उसके घर पर उसकी देखरेख के लिए कोई नहीं था। लेकिन नीरज के घर पर आने से पंकज अब और ज्यादा परेशान करने लगा। इसी दौरान इंदु के ससुर ने एक झाड़ फूंक करने वाले को घर पर बुलाया ताकि वह पंकज की आत्मा से उन्हें मुक्ति दिलाए। लेकिन पंकज के सामने वह ज्यादा देर नहीं टिक सका और कुछ ही देर में पंकज ने उसे वहां से भगा दिया। उन्होंने कुछ और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी पंकज पर पार नहीं पा सका। समय के साथ पंकज सबको पहले से ज्यादा परेशान करने लगा था। इंदु के ससुराल वाले अब इंदु को इन सबका जिम्मेदार ठहराने लगे, क्योंकि पंकज इंदु का भाई था। उन्हें लगा कि अगर इंदु को घर से निकाल दिया जाए तो पंकज की आत्मा खुद ब खुद चली जाएगी। लेकिन इंदु इसमें क्या कर सकती थी? थक हार कर नीरज के साथ इंदु अपने मायके आ गई।
वे दोनों सोचने लगे कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। इस दौरान यदि कोई भी इंदु और नीरज की सहायता करता या उनसे बात करता तो पंकज का प्रेत उन्हें भी परेशान करता। इसलिए आस पड़ोस वालों ने भी उनसे बातचीत बंद कर दी थी। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि निर्मला जी ने मानसिक बीमारी के चलते आत्महत्या कर ली। वे दोनों काफी घबरा गए क्योंकि उन्हें अब तक भरोसा था कि पंकज सिर्फ मानसिक और शारीरिक कष्ट देगा, लेकिन उसने जान का दुश्मन बनकर काम किया था। निर्मला जी का अंतिम संस्कार कर वे दोनों वापस घर आ गए। इस दौरान इंदु के ससुराल वाले अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। इंदु और नीरज अब जैसे तैसे पंकज की आत्मा से पीछा छुड़वाना चाहते थे। इसके लिए नीरज देर रात स्मशान में गया, जहां कुछ अघोरी बैठे हुए थे। नीरज ने अघोरियों को अपनी समस्या बताई। उनमें से एक अघोरी ने पूछा, तू वही है ना जिसने अपने भाई से कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करवाई थी? नीरज ने कहा, जी मैं वही हूं। उन्होंने आत्महत्या कर ली और अब हमें परेशान कर रहे हैं। हमारी मां को तो उन्होंने पहले ही मार दिया और अब हमें भी परेशान कर रहे हैं। हमारी मदद करने की कोशिश करने वाले लोगों को भी वह परेशान करते हैं। कृपया कुछ कीजिए। अघोरी ने कहा, तेरे भाई ने आत्महत्या क्यों की? सच सच बताना, वरना मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नीरज ने सारी बात बताई कि कैसे उनकी जमीन के लिए मां ने उन्हें अपनाया था और जमीन मिलने के बाद, पिता की मौत के बाद, उन्होंने मिलकर उन्हें परेशान किया। फिर अधिक पैसे के लालच में कर्ण पिशाचिनी सिद्धि करवाई और नंदिनी को उनकी जिंदगी में दोबारा भेजा। इसके कुछ दिन बाद पंकज ने आत्महत्या कर ली। अघोरी ने कहा, कर्ण पिशाचिनी साधना एक तामसिक क्रिया है। इसमें अगर कोई साधक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध भी कर ले तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। कर्ण पिशाचिनी हर समय साधक के साथ रहती है, इसलिए साधक को हर स्त्री से दूरी बनानी चाहिए। दूसरी बात, कर्ण पिशाचिनी साधना से साधक की आत्मा 2000 साल तक मुक्त नहीं होती, बल्कि गुलाम रहती है। कर्ण पिशाचिनी साधना और आकस्मिक मृत्यु के कारण तुम्हारा भाई एक शक्तिशाली प्रेत बन चुका है। उसने तुम्हारी मां की आत्मा को भी गुलाम बना लिया है। जब तक कर्ण पिशाचिनी उसे नहीं छोड़ती, वह तुम्हारी मां की आत्मा को आजाद नहीं करेगा। अब वह तुम दोनों को भी जल्दी अपने साथ ले जाएगा। यह सब सुनकर नीरज काफी घबरा गया और अघोरी के पैर पकड़ते हुए कहा कि वह अपनी गलती मानता है और पंकज से भी माफी मांगने को तैयार है। अघोरी को उस पर दया आ गई और उसने अगले दिन नीरज के घर आकर कुछ मंत्र उच्चारण किए। पंकज वहां नहीं आया, तब अघोरी ने नीरज से कुछ सामान मंगवाया। लगभग आधे घंटे बाद नीरज कुछ पूजा का सामान लेकर आया। अघोरी ने आम की लकड़ियां जलाकर मंत्र उच्चारण करते हुए पूरे घर में धुआं किया। साथ ही पूरे घर में स्मशान की राख भी उड़ाई। अब वहां इतना धुआं हो चुका था कि आसपास देखना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद पंकज की आवाज गूंजने लगी। आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया? अघोरी ने कहा, यह दोनों अपने किए की माफी मांगना चाहते हैं। यह सुनकर पंकज को गुस्सा आया और उसने कहा, इनके माफी मांगने से क्या होगा? क्या कर्ण पिशाचिनी मुझे मुक्त कर देगी? मैं 2000 साल तक कर्ण पिशाचिनी का गुलाम बन चुका हूं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपना ऐश से जी रहे हैं, लेकिन मेरा क्या? मैं हर रोज मानसिक यातना से गुजरता हूं। मैंने इन्हें जरा सा परेशान किया तो ये लोग दौड़कर आपके पास आ गए, लेकिन मैं किसके पास जाऊं? किससे मदद की गुहार लगाऊं? इंदु ने कहा, भैया मानती हूं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन मैं गुहार लगाती हूं कि आप हमें बख्श दीजिए। बदले में आपको जो चाहिए वह कह रही थी कि वह उसे कुछ देगी। इस पर अघोरी ने समर्थन दिया और कहा, अगर वे लोग ऐसा कह रहे थे तो तुम इससे मना कर सकते थे, लेकिन तुमने इसके परिणाम जानते हुए भी इसके लिए हामी भरी और अब तुम इन्हें बहुत परेशान कर चुके हो। इसलिए इन्हें छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर पंकज ने भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का हाथ मेरे ऊपर है और वह कितनी शक्तिशाली है यह बताने की शायद जरूरत नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं इन्हें मुक्त करूं तो पहले तुम मुझे मुक्त करो। यह सुनकर अघोरी के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि कर्ण पिशाचिनी एक शातिर और स्वार्थी पिशाचिनी है। अगर पंकज को उसने छोड़ा तो उसे दूसरा गुलाम कहां से मिलेगा? कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्तिशाली पिशाचिनी से पार पाना अघोरी के लिए भी कठिन था। इसलिए अघोरी ने बाकी अघोरियों से राय मशवरा किया कि शायद कोई इसका समाधान जानता हो, लेकिन सभी ने मिलकर एक समाधान निकाला। अब 4-5 अघोरी नीरज के घर आए और उसे बताया कि पंकज की आत्मा उन सभी चीजों से जुड़ी हुई है जो उसे कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से मिली है। इसीलिए उन्हें उन सब चीजों को छोड़ना होगा। यह करना आसान नहीं था क्योंकि उस घर की हर एक चीज कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से मिली थी।
इंदु के ससुराल में भी घर और गाड़ी सब कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के ही बदौलत था। लालच ने सभी को जकड़ रखा था। वे सामान्य जीवन नहीं जीना चाहते थे, इसलिए ससुराल वालों ने सब कुछ छोड़ने से साफ मना कर दिया। इंदु के घर में ना होने से घर अब पहले की तरह सामान्य था, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ने से बेहतर इंदु को छोड़ना समझा। वहीं दूसरी ओर इंदु और नीरज भी यह सब छोड़ नहीं पा रहे थे। अगर वे सब छोड़ते तो फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो जाते। अघोरी ने उन्हें समझाया, लेकिन कोई भी यह सब छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब अघोरियों को एहसास हुआ कि लालच इंसान पर किस हद तक हावी हो सकता है। फिर अघोरी उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले गए। उन दोनों ने तांत्रिक से एक एक ताबीज बनवाया, यह सोचकर कि शायद ताबीज से पंकज की आत्मा उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन वे गलत थे। पंकज कर्ण पिशाचिनी साधना के कारण एक शक्तिशाली प्रेत बन चुका था और ताबीज उसे ज्यादा देर तक उनसे दूर नहीं रख पा रहा था। हाँ, यह जरूर हुआ कि अब पंकज एक निश्चित समय तक ही उन्हें परेशान कर पाता था। इसके बाद उसे ज्यादा कष्ट होने लगता था, इसलिए उसे उन्हें छोड़ना पड़ता था। इस दौरान इंदु के ससुराल ने उसे 1 महीने का समय दिया पंकज की आत्मा से मुक्ति के लिए। कहा कि अगर 1 महीने के अंदर पंकज की आत्मा से छुटकारा नहीं मिला तो चुपचाप तलाक के कागजों पर साइन कर देना, क्योंकि वे इंदु के पति की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। तय समय में इंदु के पति की दूसरी शादी होनी थी। इंदु ने इसका विरोध किया और पुलिस को बुला लिया, जिससे शादी तोड़नी पड़ी। इंदु के ससुराल वाले अब किसी भी तरीके से इंदु से पीछा छुड़वाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसकी हत्या की योजना बनाई। वे इंदु को अपने घर ले आए ताकि वहां उसे जलाकर मार सके, लेकिन उससे पहले ही पंकज ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। इस दौरान पंकज को ताबीज की वजह से कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन उसे इंदु के मर्डर में ससुराल वालों को फंसाना था, इसलिए उसने इंदु को मार ही डाला। इंदु को मारकर पंकज के प्रेत ने नीरज से कहा कि उसके ससुराल वालों ने इंदु को मार डाला है। यह सुनकर नीरज ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और पुलिस को लेकर उनके घर की ओर बढ़ने लगा। इंदु के ससुराल वालों ने सोचा था कि उसे जलाकर मारने पर इसे हादसा दिखा सकते हैं, लेकिन पंकज ने गला दबाकर हत्या की थी। अब वे पक्के तौर पर फंस गए, क्योंकि इंदु की गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। कानून भूत प्रेतों को मानता नहीं है, इसलिए वे इंदु की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। वे लोग इंदु के शव को लेकर गाड़ी में डालकर ले जा ही रहे थे कि अचानक नीरज पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। पुलिस को देखकर वे हक्के बक्के रह गए और फिर इंदु के मर्डर के जुर्म में सभी ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक नीरज काफी हताश हो चुका था, क्योंकि वहां कोई नहीं बचा था जो इंदु के बेटे का ख्याल रख सके। इसलिए वह उसे लेकर अपने घर आ गया। अब नीरज सोच ही रहा था कि आगे क्या करें, तभी पंकज की आत्मा वहां आई और भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, अब सिर्फ तू ही बचा है। उसके ससुराल वालों ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है, लेकिन मैं तुझे पहले तड़पाऊंगा और फिर मारूंगा, वैसे ही जैसे मैं तड़प कर मरा था। यह सुनकर नीरज को समझ आ गया कि अब वह इन सब से नहीं बच सकता, और अगर जान प्यारी है तो उसे यह सब छोड़ना ही होगा, अपने लिए नहीं तो अपने भांजे के लिए। अब उसका नीरज के अलावा कोई नहीं था। थक हार कर नीरज ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, जो भी पंकज ने कर्ण पिशाचिनी सिद्धि से हासिल की थी, और फिर अपने भांजे को लेकर अपने पिता के गांव आ गया, जहां अब भी उसके पिता के हिस्से की 25 बीघा जमीन और गांव में घर था। गांव पहुंचकर उसने अपने और अपने भांजे के लिए एक एक ताबीज बनवाया, ताकि भविष्य में पंकज उन्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन इस ताबीज को धारण करने की शर्त थी कि इसके साधक को हर रोज नहाना पड़ेगा, यहां तक कि ठंडी में भी साफ सफाई का उचित ख्याल रखना पड़ेगा और तामसिक क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा। अगर इनमें से कुछ भी किया तो ताबीज की शक्ति खत्म हो जाएगी। नीरज आज भी गांव में अपने भांजे के साथ रहकर खेती बाड़ी कर रहा है। पंकज की आत्मा ने उसे परेशान करना अब छोड़ दिया है। वहीं उसके ससुराल वाले आज भी जेल में हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में पता चल चुका होगा कि भले ही इसमें लाभ दिखता हो, लेकिन नुकसान उससे कहीं ज्यादा होता है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है।